नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गरीब छोटी बहू पर अत्याचार करने वाली जालिम सास और जेठानी की हरकत जब पति को पता चले। अगर आप इस कहानी के पिछले भागों को सुनना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए पिछले भागों को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाभी, कल तो आंटी जी ने गजब कर दिया, ऐसा भी कोई करता है क्या? बेचारी आपकी मम्मी, वह तरस दिखाती हुई बोली। क्या क्या कर दिया मम्मी जी ने? उसने हैरानी से पूछा। उसे शंका तो कल से हो रही थी पर कोई कुछ बता नहीं रहा था। आप जब चली गई थी ना तो आपके भैया आपकी मम्मी को टॉयलेट के लिए कमरे से बाहर ला रहे थे। आंटी हाल में टीवी देख रही थी। आपकी मम्मी को देखते ही शुरू हो गई। कख क्या? हाँ भाभी, मैं तो सब सुन रही थी। आंटी बोली कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को, जो 1.5 महीने से यहाँ पड़े फ्री का खा रहे हो। और इस औरत को देखो, बेटी के दरवाजे पर आ गई मरने। अरे तुझे मरना है तो अपने दरवाजे पर जाकर मर, यहाँ दामाद के घर मरेगी क्या? वह पाषाण प्रतिमा की तरह आंखें फाड़े सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वह सच हो सकता है। उसकी पीठ पीछे उसकी सास उसकी बीमार गंभीर बीमारी से जूझ रही उसकी माँ का ऐसे अपमान कर सकती हैं। इतनी गिरी हुई मानसिकता उसकी सास की ही हो सकती है। फिर उसे याद आया कि उसकी सास ने तो अपने पति यानी उसके ससुर जी तक को नहीं छोड़ा सुनाने में, तो भला उसकी माँ किस खेत की मूली है? कोई इंसानियत से इतना हीन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह सच स्वीकार नहीं कर सकती वह लाख इस सच को झुठलाना चाहे, पर कब तक झुठलाए? अगले दिन रजत टूर से वापस आया तो सासू माँ की लगाई बुझाई से आते ही किसी बात पर उस पर बरस पड़ा। सबके सामने जी भर कर सुबह को लताड़ने के बाद उसे खींचते हुए बेडरूम में ले गया और वहाँ गुस्से से बोला, बहुत हुआ, एक लिमिट होती है करने की। 1.5 महीना हो गया तुम्हारे घर वालों का खर्चा उठाते उठाते। उनको बोलो अब अपना इंतज़ाम खुद कर ले, मैं अब और नहीं झेल सकता। मेरी ज़िंदगी नर्क बना कर रख दी है तुम लोगों ने। मैं कल 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले इनको चलता करो, समझी? वह ठगी सी खड़ी रह गई थी। उसकी बीमार माँ को यहाँ लाने का फैसला रजत का ही था। देखभाल इलाज के बड़े बड़े दावे रजत ने ही किए थे और आज अचानक बीमारी की गंभीरता देखते हुए भी वो उसके घर वालों को बेइज्जत करके निकालने पर आमदा है। एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप नहीं हुआ था, यह सासू माँ के सच्चे झूठे किस्से और उनकी समझाइशों का नतीजा था। उसकी माँ लंबे समय से बीमारी के चलते नौकरी पर नहीं जा पा रही थी, इसलिए उनको तनख्वाह भी कट कर मिल रही थी। भाई दिन रात माँ की सेवा में लगा रहता है, इस वजह से उसका काम भी छूट गया था। यानी आय का एकमात्र स्रोत इस समय उसकी माँ की कट पीट कर मिल रही तनख्वाह ही है, जो 2 लोगों के गुजर बसर के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है। उससे ज़्यादा तो दवाइयों का खर्च है, हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल फिलहाल रजत की जेब से भरे जा रहे थे। रजत की टेंशन वह समझ रही थी, पर उसकी माँ की बजाय यदि सासू माँ होती तो भी क्या रजत ऐसे ही कहता? उसने हिसाब लगाया, 1 महीने से 1-2 दिन ही ऊपर हुए थे उसके घर वालों को यहाँ आए, जिसे रजत और सासू माँ बार बार 1.5 महीना बता रहे थे। वह रजत पर अगाध विश्वास करके ही तो माँ को यहाँ लाई थी। अब वह क्या करे, कैसे उन लोगों को घर से जाने के लिए कह दे? वह माँ के कमरे में थके थके कदमों से पहुंची तो देखा भाई ने माँ का हाथ अपने हाथों में ले रखा था। माँ और भाई दोनों के चेहरे आंसुओं से गीले हो चुके थे। स्पष्ट था कि उन दोनों ने सारी बातें सुन ली थी। सुनते कैसे नहीं, इतनी जोर जोर से बोला ही इसलिए गया था कि वे लोग सुन ले। उसे आया देखकर भाई ने अपने हाथ जोड़ दिए। अब हम लोगों को जाने दो, मैं पहले ही कह रहा था हमें अब चले जाना चाहिए। तुम्हारी गृहस्थी में आग नहीं लगाना चाहते। हमारी वजह से तुम्हारा अपमान हो रहा है, देखा नहीं जाता। हम लोग कल ही निकल जाएंगे। पर मम्मी कैसे इस हाल में? वह रोना चाहती थी पर माँ के आगे रो नहीं सकी। मेरी तो कट गई गुड़िया, अपनी बच्ची को देखो, छोटी सी जान। माँ बाप के तनाव का असर उस पर पड़ रहा है। हमारी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम्हारी सास ठीक कहती हैं, बाबा बेटी के घर आन पड़े हैं, भगवान इतना भी किसी को मजबूर न करे। मामा मैं तो अब साथ ठीक न हो पाऊँ। तुम कब तक हमें यहाँ रखोगी बेटा? मैं अपने घर में ही अंतिम सांस लेना चाहती हूँ। कल हम लोग दामाद जी के जाने से पहले ही निकल जाएंगे।
माँ हाँफते हुए किसी तरह बोल पाई। वह निरुत्तर थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। यहाँ से माँ के चले जाने का मतलब था उनका इलाज बंद हो जाना। वह कैसे अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दे। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी पढ़ाई नौकरी छोड़ शादी की और पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने घर परिवार में झोंक दी। आज यदि वह कमाती होती तो हक से अपनी माँ को अपने पास रख सकती थी, उनका इलाज करवा सकती थी। कमाऊ बहू पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और जो कमाती नहीं है वो ससुराल वालों के लिए कितना भी कर ले उसकी कदर नहीं होती। सारी दुनिया पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है। वह बेवकूफ़ भावनाओं में बधी प्रेम त्याग समर्पण को ही सब कुछ समझे बैठी है। और क्या मिला उसे इसके बदले में? बस अपमान, अवहेलना, ताने, उपहास। इसके अतिरिक्त गंवार और तो और पागल की उपाधि भी आज वह अपनी माँ के लिए यदि पैसे की मदद नहीं कर सकती तो क्या, कम से कम उनकी हालत स्थिर होने तक सेवा तो कर सकती है। अभी फ़िलहाल उसकी बच्ची की भी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए उसने तय किया कि वह भी माँ के साथ जाएगी। जब तक माँ की तबीयत स्थिर नहीं होती वह माँ के पास रहेगी, बच्ची को भी साथ ले जाएगी। यहाँ छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। रात को उसने रजत से कहकर उन सभी का तत्काल में रिजर्वेशन करवा लिया। चूँकि भाई के पास तो मोबाइल कुछ था ही नहीं, अतः रजत से कहना उसकी मजबूरी थी। रात को ही उसने सारा सामान पैक कर लिया था। अगले दिन उसने डॉक्टर से मिलकर माँ को कैंसर रिसर्च सेंटर के लिए रेफ़र करवा लिया था। उसी दिन शाम की ट्रेन से वह माँ और भाई के साथ निकल पड़ी थी। ग्वालियर स्टेशन पर सुबह 4 बजे ही ट्रेन पहुँच गई थी। भाई और उसने मिलकर माँ को स्टेशन पर ही एक बेंच पर लिटा दिया था। बच्ची बैग पर ही उनिंदी बैठी थी और वे तीनों यह सोच रहे थे कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। यूँ तो इस शहर में बहुतेरे रिश्तेदार हैं, पर सभी ने बरसों पहले से ही मुंह मोड़ रखा है। विपन्न ज़रूरतमंद लोगों के रिश्तेदार कहाँ होते हैं। रिसर्च सेंटर में उन्हें कॉटेज नहीं मिल पाया था, कोई सिफारिश जो नहीं थी उनके पास। वे लोग तो माँ के साथ दिन अस्पताल में और रात स्टेशन पर ही काट लेते, पर छोटी सी बच्ची भी साथ थी, इसको अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे और कैंसर अस्पताल साथ ले जा भी नहीं सकते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था की भी फिक्र उसे हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने दिवंगत पिता के एक मित्र के घर जाना तय किया। सुबह के 8 बजे तक ये लोग स्टेशन पर ही बैठे रहे। साथ लाए बचे हुए खाने का नाश्ता कर उन लोगों ने रिश्तेदारों की बजाय बरसों पहले के परिचित अपने पिता के मित्र के घर शरण ली। वहाँ उनकी बहू ने सुभी की बच्ची की देखरेख की जिम्मेदारी सहर्ष सी उठा ली। बच्ची की ओर से निष्फिक्र होकर वे लोग माँ को रिसर्च सेंटर ले गए। 8 दिनों में तमाम जांचों के बाद भी डॉक्टर कुछ खास नहीं कर पाए तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वहाँ भी उसे यही सुनने को मिला, घर ले जाइए और खूब सेवा कीजिए, बाकी ईश्वर के हाथ है। आखिर वहाँ से भी निराश वे लोग अपने शहर लौट गए। अब आगे क्या होगा, यह प्रश्न सभी के मस्तिष्क को मथ रहा था। रजत का फोन आया तो उसने बताया कि उन लोगों के वहाँ से जाने के अगले ही दिन सासू माँ भी अपने घर लौट गई थी। उसे सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वह तो जानती थी कि सासू माँ उसकी माँ और भाई को दफा करने के इरादे से ही उनके घर आई थी, इसलिए उनके वहाँ से जाते ही उनका मिशन पूरा हो गया। अब ये वहाँ रुककर भला क्या करती, नौकरानी तो थी नहीं जो उन्हें बनाती खिलाती, सो वापस चली गईं। एक तरफ ये रिश्तेदार हैं जो एक एक निवाले गिन रहे थे, दूसरी ओर दिवंगत पिता के मित्र थे जिनकी बेटे बहू ने निस्वार्थ भाव से उनको शरण भी दी, पीछे से बच्ची को भी संभाला, और जब चलते समय उसकी माँ ने उन्हें कुछ रुपए देने चाहे तो उन्होंने विनम्रता से लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि बुआ जी पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम लोग आपके घर आएंगे, तब आप जी भर कर देना, तभी लेंगे आपसे। जिंदगी के रंगमंच पर कितनी जल्दी किरदार बदल जाते हैं, मुसीबत के वक्त पता चलता है कौन अपना कौन पराया। रजत को तो मुझे जवाब देना ही है, लेकिन समय आने पर अक्सर विपरीत समय में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। लगभग 1 महीना वह माँ के साथ रही। उनकी हालत ठीक तो नहीं थी पर कुछ स्थिर थी। रजत का जब भी फोन आता तो बच्ची अक्सर अपने पापा के लिए मचल जाती। वह पूछता, और कब तक रहने का इरादा है वहाँ, अब लौट आओ। मैंने कहा, यहाँ भी आपकी कमाई नहीं लग रही है, यहाँ तो मैं अपने हाथों पैरों से अपने माँ की सेवा कर रही हूँ, जो मेरे माँ की ही देन है, आपकी नहीं।
यह सुनकर रजत फोन काट दिया। माँ भी कहती, कब तक मेरे लिए घर और आदमी छोड़े बैठे रहोगी? बेकार में तुम्हारी सास को और कहने का मौका मिलेगा। बच्ची भी परेशान होती है। अब अपना घर देखो बेटा, मेरी तो कट ही जाएगी जैसे तैसे। सास की तो आप बात ही मत करो, उनका बस चले तो तलाक ही करवा दे। बिना वजह में मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जी में आता है मैं भी भाभी जैसी मोफट बन जाऊं और धो धो कर सुनाऊं। कहते कहते सास के जिक्र भर से गुस्से से उसके जबड़े भीग जाते। और कभी कभी तो मन करता है रजत को भी तलाक दे दूं, लेकिन ये सोचती हूँ जो ज़िंदगी मैंने बिना बाप के काटी वही मैं अपने बेटी को नहीं दे सकती। किसी का अपमान कर तुम्हें सम्मान नहीं मिल जाएगा बेटा, और वो सास है तुम्हारी, बड़ी है। किसी को जीतना है तो शब्दों से नहीं अपने कर्मों से जीतो, माँ समझाती। सब करके देख लिया, वो नहीं बदलनी। एक एक निवाले पर ताना मारती हैं। आपको क्या बताऊं, उसका गला रूदने लगा था। तो तुम अपने निवाले खुद कमाओ, क्यों निर्भर हो किसी पर? इतना शिक्षित होकर भी खुद के लिए 4 पैसे भी नहीं कमाना आया तो क्या फ़ायदा शिक्षित होने का? मैं कमाऊं और दोहरी जिम्मेदारी ओढ़ लूं। अभी भी बाहर के कितने काम निपटाती हूं। रजत तो रहते नहीं घर पर, कितना करूं मैं? और बच्ची को कहाँ छोड़ूं? जितनी देर बच्ची स्कूल में रहती है उतनी देर की ही नौकरी देख लो। जिम्मेदारियां पति से बांटो, तुम उनका सहयोग करो और पत्नी का हाथ बटाना गलत नहीं है, यह उन्हें समझाओ। सासू माँ कभी उन्हें मेरी हेल्प नहीं करने देंगी। अभी ही जरा सी मदद वो कर दें तो कितना सुनाती हैं। तुम कमाओगी तो वो सब करने देंगी। वो एक खराब सास है, ऐसी सोच से बाहर आओ बेटा। कोई भी इंसान न तो एकदम अच्छा होता है और न ही एकदम बुरा। हम सब इसी अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। उन्होंने आपको इतना बुरा कहा, अपमान किया, फिर भी आप ऐसे कह रही हो माँ? उसे आश्चर्य था। मैंने इससे भी ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं बेटा। तुम्हारे पापा के न रहने के बाद तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम्हारे पापा की सरकारी नौकरी की वजह से जो अनुकंपा नियुक्ति होनी है वो नियुक्ति तुम्हारे चाचा की हो, क्योंकि उनके घर की बहुओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उन्होंने मेरे सामने 2 विकल्प रखे। पहला कि मैं अपनी जगह तुम्हारे चाचा को नौकरी पाने दूं और स्वयं बाकी घर वालों की मोहताज बनकर रहूं, और दूसरा यह कि स्वयं नौकरी करूं और घर से बेदखल हो जाऊं। मैंने तुम्हारे दादाजी से पहली बार बात करने की जुर्रत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि आज तो देवर जी मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन कल को देवरानी के आने पर उसने आपत्ति की तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? तब मेरे पास न नौकरी होगी न कोई आसरा। तब हमारे भविष्य की गारंटी कौन लेगा? तुम्हारे दादाजी ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सबका मोहताज बनाकर पालना मेरे स्वाभिमान को गंवारा नहीं था, बल्कि स्वयं परिश्रम करके अपने निवाले कमाने थे, ताकि अपने बच्चों को भी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा सकूं। मुझे तुम्हारे दादाजी का घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने भी आज से तू मर गई है हमारे लिए कहकर हम लोगों से सदैव के लिए संबंध समाप्त कर लिए थे। मैंने बहुत संघर्ष किया बेटा, आसान नहीं था इस पुरुष प्रधान समाज में एक युवा विधवा का आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर पाना। पर मैंने कदम कदम पर विरोधों और अवरोधों का सामना किया और किया। तुम्हारी पढ़ाई का भी रिश्तेदारों ने बहुत विरोध किया था। लड़की जात की पढ़ाई पर पैसे क्यों बर्बाद करना, उसके दहेज के लिए रखो, ऐसा कहते थे सब मुझे। पर मैंने तुम्हें बाहर पढ़ने भेजा, उससे शिक्षा दिलवाई, क्योंकि मैं स्वयं भुगत रही थी। नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कभी ऐसे कठोर हालातों का सामना करना पड़े। मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है, तुम अपनी क्षमताएं पहचानो। यूं ही घर बार की उलझनों में उलझी रहोगी तो आत्म उन्नयन कब करोगी? पैसे इसलिए नहीं कमाने कि घर चलाना है, वो तो प्रभु की कृपा से रजत जी बहुत कमाते हैं। ईश्वर उनके घर बरकत बनाए रखे। तुम्हें इसलिए कमाना चाहिए ताकि तुम अपनी पहचान बना सको, अपनी बच्ची को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सको, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उनका सामना कर सको, आत्मसम्मान के साथ सर ऊंचा करके चल सको, जो कुछ योग्यता तुमने अर्जित की है उससे समाज का भी भला कर सको। समझी कि नहीं? हाँ समझ रही हूँ, पर घर कौन संभालेगा पीछे से? बेटा, नारी का तो गुण ही यही है कि वह घर बाहर बखूबी संतुलन के साथ संभाल लेती है। बस नकारात्मकता से दूर रहो। कोई कुछ भी कहे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, अच्छा सोचो। भूल से भी न किसी का अहित सोचो, न करो। अच्छा, तुम बेटी के स्कूल में ही ट्राई क्यों नहीं करती? बच्ची भी आंखों के सामने रहेगी।
हाँ माँ, सुझाव तो अच्छा है, पर पहले आप ठीक हो जाओ तब कुछ करूँगी। मेरे जिंदा रहते ही कर लो। इतना कहकर अब वह हाँफने लगी थी। इतना ज़्यादा अब उनसे बोला नहीं जाता था। वह सोचने पर मजबूर हो गई थी, सच में आत्मसम्मान को मार कर जीना पड़े तो क्या जीना है। महीने से ऊपर होने आया था। स्थानीय कैंसर विशेषज्ञ द्वारा माँ का इलाज शुरू हो गया था। वह कब तक यहाँ रहती, उसे वापस आना ही पड़ा। भाई के सहारे सब छोड़ आई थी। रोज फोन पर हालचाल लेती रहती। 2 महीने के बाद ही उसने मोबाइल पर बैंक फंड ट्रांसफर का संदेश प्राप्त हुआ। देखा तो 65 और 15,000 के 2 ट्रांजैक्शन थे। उसने माँ को फ़ोन लगाया। ये पैसा क्यों भेजा आपने? तुम्हारा और रजत जी का कर्ज उतारा है। जो भी उस समय मेरी बीमारी और देख रेख पर खर्चा हुआ वो भेजा है, वरना बेटी दामाद का पैसा रखकर तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस समय आपको ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। मेरी ज़रूरतें सीमित है बेटा, काम अच्छे से चल रहा है। सीते जी यह पैसा वापस करना चाहती थी। एक एफडी मैच्योर हुई थी, उसी का पैसा तुम्हें भेजा है। और 15,000 मैंने अपने नातिन के लिए भेजे हैं। इनकी एफडी करा देना। जब तक उसकी शादी होगी यह रकम बढ़ जाएगी। उसकी शादी में उसकी गरीब नानी की ओर से यह छोटी सी भेंट रहेगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? ठीक बातें कर रही हूँ। अब मैं हर ऋण से उत्तीर्ण हो गई। ऐसा लग रहा था माँ को आभास हो चुका था। उसने माँ के कहे अनुसार पैसा एफडी करवा दिया। माँ की समझाई बातें उसके जहन में लगातार गूंजती रहती। उसने रजत को भी बताते हुए कहा, आपका बहुत कर्जा था मेरे माँ के ऊपर। 65,000 रुपये भेज कर माँ ने कर्जा उतार दिया है। उसने बैंक के ट्रांजैक्शन रजत को दिखाए। रजत शर्मिंदा हो गया। लेकिन आपने और आपकी माँ ने मेरी बीमार माँ और भाई का जो अपमान किया, उसका कर्जा कैसे उतारा जाए? रजत के मुंह से कोई बोल नहीं फूटे। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता रजत, यह बात आप याद रखिएगा। अब माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर कमाऊ बहू बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसने आगे एमडी का फॉर्म भी भर दिया। आशानुरूप प्रवेश परीक्षा भी निकाल ली। एमडी की फाइनल परीक्षाओं के समय उसे सासू माँ की याद आती। हर बार की तरह इस बार भी सासू माँ परीक्षाओं से पहले चली गई। उसे याद आ रहा था बीएड के समय जब सासू माँ गई थी तब वह कितनी परेशान हुई थी। रजत ने शायद व्यंग में कहा था उससे, इतने समय मेरी मम्मी यहाँ रही, अब अपनी मम्मी को बुलाओ। और उसने माँ को जैसे ही अपनी परेशानी बताई थी वे फौरन चली आई थी और आते ही उसे किचन और बच्ची की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। महीने भर जब तक उसके पेपर चले माँ उसके पास ही रही। इसी वजह से वह अपनी परीक्षाओं में शानदार अंक स्कोर कर पाई थी। पर अब कौन आएगा? कैसी दुनिया है ना, जब तक मतलब सत्ता है किसी से उसे पूछा जाता है, बुलाया जाता है, खातिरदारी की जाती है, और जैसे ही मतलब निकल जाए उसी इंसान की कद्र नहीं होती। माँ जब तक इनके काम आ रही थी उन्हें बुलाया जाता था। जैसे ही बीमार होकर ज़रूरतमंद हुई उनको घर से दफा करने के षड्यंत्र बुने गए। ये मतलब के झूठे समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। खैर, अड़ोसी पड़ोसी बिटिया की सहेली के परिजनों के भरोसे उसका एमडी भी पूरा हो गया। साथ ही उसने केंद्रीय और राज्य स्तरीय सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं भी शानदार अंकों से क्रैक कर ली। लेकिन अब माँ उसकी सफलता देखने के लिए दुनिया में नहीं रही थी। वे जा चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक आशा छोड़ गई थी। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अर्जित ज्ञान तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। आत्मदीपो भव मेरी बच्ची। उनके ये शब्द उसकी प्रेरणा बन चुके थे। अखबार में उसकी अपनी ही बेटी के विद्यालय में शिक्षकों के लिए रिक्त पद का विज्ञापन देखकर उसने आवेदन किया। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद डेमो क्लास में शानदार परफॉर्मेंस के बल पर उसे नौकरी मिल गई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती कि क्लाइमेक्स आए, लोग तालियां बजाएं और पर्दा गिर जाए। 1 महीना हुआ था उसे नौकरी करते। अप्रैल के नए सेशन से उसने नौकरी ज्वाइन की थी और मई की शुरुआत में ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अपनी नई खरीदी स्कूटर पर शाम को वह बेटी को पार्क से ला रही थी कि सड़क पर एक अंधाधुंध दौड़ती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह गिरी, उसके पैर पर स्कूटर गिर गया। लोग दौड़े आए, उसे सहारा देकर खड़ा किया। पैर में असहनीय पीड़ा का ज्वार फूट रहा था। जैसे तैसे हिम्मत कर वह बेटी को बैठाकर स्कूटर चलाकर घर तक आई और बिस्तर पर गिर पड़ी। रात भर दर्द के अतिरेक से वह सो नहीं सकी। सुबह तक उसका पैर पूरा सूज चुका था। चलना मुश्किल था। बेटी को भी चोट आई थी पर ज़्यादा नहीं लगी थी।
डॉक्टर ने एमआरआई वगैरह के आधार पर बताया कि दुर्घटना में उसका घुटना टूटने से तो बाल बाल बच गया है, लेकिन उसके लिगामेंट्स हमेशा के लिए डैमेज हो चुके हैं। यानी अब उसके पैर पर दिमाग का पहले जितना कंट्रोल नहीं रहा है। उसे दर्द की अनुभूति तो होगी, पर अब उसका पैर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के, और इसके भी सफल होने के चांस 50% ही हैं। यह सुनकर वह मायूस हो गई। उसका चल पाना दूभर हो गया था। बहुत संभालने पर भी वह बार बार गिरती और चोट खा बैठती। स्कूल से फ़ोन आ रहा था, मैम आप अपना सैलरी चेक कलेक्ट कर लीजिए। रजत जाकर उसका चेक ले आया। 25,000 का चेक उसके हाथों में फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शादी के बाद पहली नौकरी की पहली सैलरी, उसका इंतज़ार उसे कितनी शिद्दत से था, पर अब तो उसकी नौकरी पर ही बनाई थी। इस बार वह लंबे बेड रेस्ट पर थी और स्कूल खुलने पर ज्वाइन करने की स्थिति में भी नहीं थी। चूँकि वह अभी प्रोबेशन पीरियड में थी, अतः स्कूल उसे मेडिकल के आधार पर छुट्टियां नहीं दे सकता था। इतनी मेहनत से पाई नौकरी यूं एक झटके में हाथ से चली गई थी। एक लंबा समय अपने आप को संभालते और यही सोचते निकल गया कि अब आगे क्या करे। पैर की तकलीफ की वजह से वह कहीं भी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं थी। सीढ़ी चढ़ने उतरने से डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था। जिंदगी फिर उसे घुमाकर वहीं ले आई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। एक दिन वह ऐसी ही मायूस बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। देखा तो एमएड के दौरान कि उसके सबसे अच्छी मित्र का फ़ोन था। मित्र ने हाल चाल पूछा तो उसने अपने एक्सीडेंट और भविष्य की चिंता के बारे में बता दिया। इस पर वह सहेली कहने लगी, तू सरकारी भर्ती की तैयारी क्यों नहीं करती? देख, मैं तो एमएड के बाद से ही लगातार परीक्षाएं दे रही हूँ। वहाँ मेरा चयन होना है यार। कुछ एक सीट होती है विज्ञान की, मेरा कहाँ नंबर लगेगा? पागल, तैयारी किए बिना, परीक्षा दिए बिना तू यह कैसे कह रही है? तू शुरू से इतनी इंटेलिजेंट रही है, तेरा तो हो ही जाएगा। मेरा पिछली बार कुछ अंकों से चयन रह गया था, इसलिए इस बार फिर तैयारी कर रही हूँ। तू हमेशा मुझसे आगे रही है, तू भी दे दे। पर पैर की वजह से चलना तो दूभर है, कैसे कर पाऊंगी नौकरी? तो तुझे कौन सी अभी मिली जा रही है नौकरी? देख, अभी तो विज्ञप्ति निकलने वाली है, महीना भर फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 2 से 6 महीने में परीक्षा आयोजित होगी, फिर रिजल्ट आने में 2 महीने लगेंगे, कट ऑफ बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब कहीं जाकर 4-5 महीने के बाद नियुक्ति होगी। यानी पूरा साल लग जाएगा इस लंबी प्रक्रिया में। तब तक तू अपने पैर की फिजियोथेरेपी चालू रख। सब काम ऑनलाइन होना है, सिर्फ परीक्षा देने जाना होगा तुझे, वो तू मैनेज कर लेना। अच्छा ऐसा है? हाँ यार, तब तो फॉर्म भर सकती हूँ मैं। उसके मन में आशा की किरण आई। हाँ और क्या, मैं बता दूंगी तुझे फॉर्म कब से मिलना शुरू होंगे। ऑनलाइन भर लेना, कोई ऑनलाइन क्लास देख ले तैयारी के लिए। आजकल सारा मटेरियल यूट्यूब पर उपलब्ध है, उससे तैयारी हो जाएगी। थैंक्स यार, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने तो नई राह दिखा दी। वह खुश होकर बोली। बिंदास पढ़ यार, भगवान करे तेरा मेरा दोनों का चयन हो जाए। सहेली ने उसे पर्याप्त अभिप्रेरित कर दिया था। लगातार थेरेपी से उसका पैर धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा था। एक बच्चे की तरह उसने फिर से चलना सीखा था। अब वह धीरे धीरे बिना सहारे कुछ दूर तक चलने में सक्षम हो गई थी। जल्द ही उसे विज्ञप्ति मिलने की सूचना मिली। उसने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और तैयारी में जुट गई। रजत उसे तल्लीनता से पढ़ते देखता तो मुस्कुरा देता। वह भी हर संभव कोशिश करता कि उसे पढ़ने के लिए पूरा वक्त मिल सके। इतने वर्षों में उसने पत्नी के संघर्ष को, उसकी मनोदशा को समझ लिया था। अब वह स्वयं चाहने लगा था कि सुबह को उसके अपने हिस्से का आकाश मिले। परीक्षा तिथि 3 बार घोषित होकर अब अघोषित समय तक के लिए स्थगित हो गई थी। इससे वह मायूस हुई, पर उसकी सहेली ने उसका मनोबल डिगने नहीं दिया। तू पढ़ाई करती रह पागल, परीक्षा होकर रहेगी, भले ही देर से हो। इन बातों से प्रेरित हो वह पढ़ती रहती। बीच बीच में ससुराल भी आना जाना होता रहता। हालांकि अब वहाँ उनकी आमद पहले की तरह बार बार हर थोड़े अंतराल पर नहीं, बल्कि 30 त्योहार तक सीमित हो गई थी। रजत को भी समझ आने लगा था कि उसकी पत्नी का सम्मान उस घर में नहीं होता, बल्कि जब भी वे लोग वहां जाते हैं हर बार एक नई चोट हृदय पर लेकर आते हैं। वह स्वयं ही काफ़ी व्यस्त रहता, इसलिए अब खास मौक़ों पर ही उनका घर जाना हो पाता। इसी बीच जेठ जेठानी ने घर से अलग होने का निर्णय ले लिया। जेठानी की सासू माँ से पहले भी कभी पटती नहीं थी।
वे दोनों तो बस उसके खिलाफ ही एक होती थी। जेठ जेठानी का अलग होना सासू माँ के लिए एक सदमे जैसा था, क्योंकि अब वे बिल्कुल अकेली रह गई थी। जेठ जेठानी जी के बच्चों में उनका मन लगा रहता था, पर अब सभी उनसे दूर हो गए थे। बड़ा सा मकान जो कभी दो दो बेटों बहुओं और पोतियों से गुलजार रहता था, अब भाई भाई करता था। उसका सन्नाटा अब सासू माँ को डराता। वे मानसिक रूप से व्यथित रहने लगी। जब इंसान अकेला होता है तब उसे आत्मावलोकन करने का सबसे उत्तम समय मिलता है। विगत की सभी घटनाएं चलचित्र की भांति उनके मस्तिष्क में अक्सर चलती। अब वे उन सभी घटनाओं को एक किरदार के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक दर्शक के नज़रिए से देखती और प्रत्येक किरदार की विवेचना करती। अब उन्हें जो निष्कर्ष प्राप्त होता उससे वे और अधिक उद्विग्न हो जाती। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि सुबी के साथ जाती तो हुई है, पर अब वे अतीत में जाकर जो कुछ भी हुआ था उसे ठीक नहीं कर सकती थी। उन्हें लगने लगा था कि अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसकी वजह कहीं न कहीं सुबी की आंखों से बहे आंसू ही है। उन्हें वो दिन भी याद आता जब उन्होंने सुबी की माँ और भाई को अपमानित करके घर से चले जाने को मजबूर कर दिया था। तब सुबी ने उन लोगों के साथ जाते वक्त रजत से कहा था, आज वक्त आपका है, पर वक्त किसी का एक सा नहीं रहता। यह वक्त बदलेगा ज़रूर। आज मेरी माँ का बुरा वक्त है, कल यही वक्त आपकी माँ पर भी आ सकता है। और इतना कहकर वह बिना पलटे चली गई थी। तब उन्होंने गुस्से और नफरत से भड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया था। पर आज वे इतने बड़े घर में अकेली पड़ी हैं। उन्हें लगता था कि उनके पास पैसा है, इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, पर आज वे गलत साबित हो रही हैं। उन्हें ज़रूरत है अपनों की, जो उनसे बातें करें, उन्हें पूछें, उनकी देखभाल करें, जो उनसे प्रेम करें। पर आज कोई नहीं है उनके पास। इतने बड़े संसार में दो दो बेटों बहुओं पोतियों के होते हुए भी वे निपट अकेली हैं। पर इंसानी फितरत इतनी आसानी से बदलती नहीं है। सर्वप्रथम तो हम अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उसे तर्क संगत ठहराने के बहाने ढूंढने लगते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं। गलती नज़र आ भी जाए तो उसे स्वीकारने में लंबा वक्त लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ सासू माँ के साथ हो रहा था। उन्हें समझ तो आ गया था कि वे कहाँ कब कितनी गलत थी, लेकिन उनका दर्प अब भी अपनी गलती स्वीकार करने से उन्हें रोक रहा था। इसलिए जब भी सुबह आती तो वे उसके प्रति उदारता अभी भी नहीं दिखा पाती। अलबत्ता बिन बाप की बेटी और तीखे उलाहने देने उन्होंने ज़रूर बंद कर दिया था। चूँकि अब उन लोगों को पहले की भांति बहुत जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता, इसलिए सासू माँ को यह भी लगता, क्योंकि वे सुबह के साथ अति कठोर हैं, इसी वजह से अब सुबह के साथ साथ रजत भी उनसे विमुख होने लगा है। बहू जाए तो जाए, बेटे को वो खोना नहीं चाहती थी। दिवाली आने वाली थी और वे मन ही मन कुछ निर्णय ले रही थी। साल भर में सुबह का पैर काफ़ी ठीक हो चुका था, अब चलने में उसे दिक्कत नहीं होती। यद्यपि पैर में वह कमजोरी महसूस करती, पर एहतियात रखते हुए आसानी से चलती फिरती। उसके सब काम पूर्ववत चलते रहे थे। इस बार दिवाली पर वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ का व्यवहार काफ़ी बदला हुआ था। हर बार की तरह इस बार उसका स्वागत तानों से नहीं बल्कि आशीर्वाद से हुआ था। उसे अजीब लगा जब जेठानी दिवाली वाले दिन भी सासू माँ से मिलने तक नहीं आई। सासू माँ, वह रजत, सभी जेठ जेठानी और बच्चों का पूजा के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन वे लोग नहीं आए। मुहूर्त निकलता देख सासू माँ ने उन दोनों को पूजा करने का आदेश दिया। पूजा हो गई। बिटिया रजत के साथ पटाखे जलाकर खुश हो रही थी। भीतर सासू माँ सोफे पर चुपचाप बैठी थी। शायद उन्हें जेठ जेठानी और बच्चों की कमी खल रही थी। सुबह उनके पास आकर बैठ गई। वह अब भी उनसे डरती थी, इसलिए अब भी बात करने में सकुचाती रहती, लेकिन इस बार सासू माँ ने ही उससे बातें करनी शुरू की। बहुत सुंदर चौक पुरती हो, छुटकी भी सब सीख जाएगी तुमसे। तुम्हारी जेठानी को कभी पूजा का कोई भी सहूर नहीं आया। वह चुपचाप उनके निस्तेज पड़े चेहरे को निहार रही थी। रजत के स्कूल के कुछ दोस्तों ने अगले दिन फैमिली के साथ मिलने का प्रोग्राम रखा था, अतः अगले दिन वह बहुत मन से जाने के लिए तैयार हो रही थी कि जेठ जी बच्चों सहित आ गए। वह पैर छूकर जल्दी से चाय बनाने और नाश्ता बनाने किचन में आ रही थी कि उसके कानों में यह शब्द पड़े। जेठ जी रजत से कह रहे थे कि हमें बिनी की मम्मी के घर और फिर मामा जी के घर जाना है। बच्चे इतना उधम करते हैं कि परेशान कर देते हैं। इन्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ, सुबह देख लेगी। हम लोग देर रात लौटेंगे। मैं या तो रात को या फिर कल सुबह बच्चों को ले जाऊँगा। वह चुपचाप रसोई में आकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी।
बच्चे उसे देखने हैं, मतलब उसका बाहर जाना कैंसिल। हर बार यही होता है। इतने सालों में एक बार भी उसने ससुराल का शहर ठीक से देखा तक नहीं। वह जब भी आती है कामों से उसे फुर्सत नहीं मिलती और जेठ जेठानी जी अपने बच्चों को उसके भरोसे छोड़ स्वयं घूमते रहते हैं। तुम लोग तो आते ही रहते हो, मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका त्योहारों पर ही मिल पाता है। रिश्तेदार भी तो कितने सारे हैं मेरे, कहकर जेठानी जी सच संवर कर चली जाती हैं। सास उनका समर्थन करती थी, रिश्तेदार हैं तो निभानी भी तो पड़ेगी ही। वे कभी जेठानी जी से यह न कहती कि देवर देवरानी भी तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं, कभी उनसे भी निभा लो। उसका मन क्षोभ से भर गया। वह चाय और नाश्ते की प्लेट ट्रे में रख कर मुड़ी ही थी कि रजत को पीछे खड़ा देख चौंक गई। लाओ यह ट्रे मुझे दो और तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने उसके हाथ से ट्रे ले ली। मतलब मैं भी जा रही हूँ आपके साथ? उसे आश्चर्य हो रहा था। हाँ, सब अपनी फैमिली के साथ आएंगे, तुम्हें भी चलना ही है। पर बच्चे? भैया तो बच्चों को यहाँ छोड़ने वाले हैं। अब नहीं छोड़ रहे हैं, मैंने उन्हें बता दिया है कि हमारा बाहर का प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड है। क्या कह रहे हो आप? ऐसा क्यों कहा? अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे कहना। वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कभी सोचा कि शादी के इतने साल बाद भी कभी तुम बाहर घूमने नहीं जा पाई? वो दोनों खुद घूमते हैं, कभी तुम्हें पूछते तक नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर छोड़ जाते हैं। अपने बच्चे हैं, खुद संभाले वो। कोई और दिन होता तो मैं कुछ न कहता, पर आज का प्रोग्राम हमारा पहले से जब फिक्स है तो हमसे बिना पूछे वो हम पर अपना प्रोग्राम नहीं थोप सकते। मेरी बीवी सबकी बेगार करने के लिए नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, देर हो रही है, कहकर रजत ट्रे लेकर चला गया और वह हतप्रभ उसे देखती रह गई। सुखद आश्चर्य से वह पुलकित हो उठी थी। इतने सालों बाद आज उसका पति उसके फेवर में बोल रहा था। आज पहली बार रजत ने इस घर में उसको बाकी सबके ऊपर प्राथमिकता दी थी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि आज सासू माँ ने उसके पक्ष में अपना मत दिया था। आज वह वाकई जैसे सातवें आसमान पर थी। वह दिन उसकी अब तक की जिंदगी का सबसे स्मरणीय दिन बन गया था। वह सास का खाना बनाकर रख गई थी। रात को वे लोग लौटे थे, तब सासू माँ ने उससे पूछा था, कैसा रहा गेट टुगेदर? अच्छा लगा होगा सबसे मिलकर। उसे आश्चर्य हो रहा था, इस तरह तो सासू माँ ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। जी बहुत अच्छा था, कुल 10 फैमिली थी, सबसे मिलना हो गया। काफ़ी अच्छा लगा। आपने खाना खाया? हाँ हाँ मैंने खा लिया, सब्जी काफ़ी अच्छी बनी थी। एक बार वह फिर हैरान हुई थी, इस बार सासू माँ को क्या हो गया भला? फिर वे रजत से बोली, कल इसको तू मार्केट दिखा ला, यहाँ का कुछ शॉपिंग भी करा देना। और सुबह से बोली, एक साड़ी खरीद लेना अपनी पसंद की और बच्ची के लिए भी अच्छी ड्रेसेस ले लेना, पैसे मैं दे दूँगी। रजत ने मना किया। शॉपिंग करनी होगी इसे तो कर लेगी, पर पैसे आप क्यों दोगी? मैं दिलवा दूंगा। क्यों? तू तो हमेशा ही दिलवाता है, मैंने कभी कुछ नहीं दिलवाया। इस बार मेरा मन है देने का। और अभी तेरी मम्मी को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, तू फिक्र मत कर। तेरे भैया भाभी और भतीजियों को तो मैं हमेशा करती आई हूँ, यही हर बार रह जाती है। आश्चर्य पर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पर यह सब कितना सुखद है, कहीं सपना तो नहीं? रात में उसने रजत से कहा, मुझे चिकोटी काटो। क्यों? सो जाओ चुपचाप। नींद नहीं आ रही? क्यों? आज आपको और मम्मी जी को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ तो है, पहले आप बताओ। आज आपने मेरा पक्ष कैसे ले लिया? इतने सालों से तो आप कभी मेरे लिए नहीं बोले, आज कैसे? भाभी त्योहार तक पर मम्मी से मिलने नहीं आई। वो जब से गई हैं तब से कभी कभार यहाँ मेहमान की तरह 10 मिनट को आती हैं, वो भी तब जब अपने बच्चे यहाँ छोड़ने हो। मम्मी कैसी भी हो, कितनी भी गलत हो, कम से कम उन्हें त्योहार पर तो यहाँ आना चाहिए था, साथ में पूजा करनी चाहिए थी। तुम भी तो आती हो इतना कुछ होने पर भी, वरना ऐसे तो बच्चों के मन में भी अपना घर और दादी के घर का भेद पैदा होने लगेगा, या शायद हो चुका हो। आज सिर्फ भैया आए, वो भी बच्चों को छोड़ने आए थे, मम्मी से या हम लोगों से मिलने नहीं। क्या हम उनके कुछ नहीं लगते? सिर्फ उनकी ससुराल वाले ही उनके लिए सब कुछ है। वहाँ जाना ज़रूरी है, अपने माँ के घर आना ज़रूरी नहीं। वो तुम्हें घर की छोटी बहू नहीं, बस आया समझकर व्यवहार करते हैं। बस इसी बात से मुझे गुस्सा आया था, पर अब बोलकर संबंध खराब करने से क्या फ़ायदा? मैं तो इस व्यवहार की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। जब बोलना सबसे ज़रूरी था तब तो आप कभी बोले नहीं। आपके इस व्यवहार पर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, देर सबेर मुझे ही सुनाया जाएगा कि मैंने आपको पट्टी पढ़ाई होगी।
जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। और रही बात मम्मी के व्यवहार में परिवर्तन की, तो यह जान लो इस दुनिया में सबसे बुरा है सबके होते हुए भी अकेले रह जाना। तुम्हें उन्होंने कभी अपनाया नहीं, और जिन्हें अपनाया वो उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए। मेरी मम्मी लाख बुरी हो लेकिन वो माँ है मेरी, इसलिए जो मेरी माँ का आदर नहीं करेगा उसके लिए मेरे मन में भी कोई जगह नहीं होगी। न जाने क्यों अकेलेपन की यह बात उसके मन में धंस गई। उसे अपनी सास पर तरस आने लगा। जब ससुर जी थे तो यही सास कितने दम्भ से पूरे घर को अपनी उंगलियों के इशारे पर संचालित करती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनके फैसले के खिलाफ जा सके। ससुर जी के देहांत के बाद कुछ समय तक तो वही ठसक बरकरार रही, मगर धीरे धीरे फिर धराशायी होने लगी। पहले जो बातें चोरे छिपे कमरे में एकांत में की जाती थी वे अब धड़ल्ले से उनकी आंखों के सामने की जाने लगी थी। उन पर खुलकर आक्षेप लगने लगे। उन्हें मन चाहा जीवन जीने में रुकावट बताया जाने लगा। यहाँ तक कि उनके जीवन तक पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के लिए इनके मरने का इंतज़ार करूं क्या? पता नहीं कब मरेंगी, इसलिए मैंने तो इनके सामने ही पहनना शुरू कर दिया। क्या कर लेंगी? जेठानी जी जब तब ऐसे बोल बचनों से अपनी भड़ास निकालती। उन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया था जो ससुर जी के रहते नहीं कर पाई थी। जेठ जी का समर्थन सदा से उनके साथ था। वे बीबी के खिलाफ जाने की गुस्ताखी कभी न कर पाए। इसीलिए सासू माँ की स्थिति में अब बहुत फर्क आ चुका था और साथ साथ उनकी मनोस्थिति भी बदल रही थी। रोज के क्लेश की वजह से ही उन्होंने जेठ जेठानी से कह दिया था कि अपने मन की करनी है तो अपने घर में करो, मेरा घर खाली करो। उन्होंने सोचा था कि ऐसा कहकर धमकाने से उनकी हरकतों में कुछ सुधार आएगा, लेकिन वे गलत साबित हुई। जेठ जी जेठानी जी उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए मौका देखते ही वे लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। सासू माँ अब दोनों बेटों और बहुओं के बीच के फर्क को बहुत आसानी से महसूस कर पा रही थी। उन्हें अपनी गलतियाँ स्पष्ट दिखाई देती। वे चाह कर भी विगत को तो सुधार नहीं सकती थी, लेकिन वर्तमान और भविष्य में वो पहले हो चुकी गलतियां दोहराना नहीं चाहती थी। कदाचित इसलिए वे इस बार से उसके प्रति अतिरिक्त नर्म हो चली थी। इस तरह से शायद वे उसके प्रति पूर्व में किए अपने कठोर व्यवहार को बैलेंस करना चाह रही थी। यह जो भी था जिस वजह से था सुभी के लिए बेहद सुखद था, लेकिन सास की चुप्पी, उनका अनमनापन सुभी को अखर रहा था। सासू माँ में एकदम से आया यह बदलाव उसको सशंकित कर रहा था। अकेलेपन ने सासू माँ की मुखरता को ग्रहण लगा दिया था। इस तरह कहीं वे बीमार न पड़ जाएं। आप मम्मी जी को अपने साथ ले चलिए ना, यहाँ अकेले रहती हैं, दो बेटे होने के बाद भी। यहाँ कभी बीमार पड़ गई तो दिक्कत होगी। उसने पूरे मन से रजत से गुजारिश की थी। रजत ने भी हामी भर दी थी। वह तो कब से यही चाहता था कि मम्मी उसके साथ ही रहे। वह सोच रही थी कि सासू माँ उसके साथ जरूर चलेंगी। वह पूरे मन से उनका ख्याल रखेगी। अपनी माँ न सही, पति की माँ ही सही, कम से कम किसी बुजुर्ग का हाथ दोनों के, खासकर उनकी बच्ची के सर पर होगा। आज उसे अपनी सास के लिए फिर वही फीलिंग हो रही थी जैसे शादी के समय थी। अगले दिन वह हमेशा की तरह सुबह से उठकर किचन में लग गई थी कि पीछे से सासू माँ ने आकर उससे कहा, तुम यह सब छोड़ो, आज नाश्ता मैं बना देती हूँ, पराठे सब्जी बनाऊँगी, तुम तो यहाँ का मार्केट घूम आओ। दशहरे के बाद से दिवाली तक बहुत बड़ा मेला लगता है, वो देखाओ। आज शाम तक मेला भी उड़ जाएगा और कल तो तुम चली भी जाओगी। उन्होंने उसे किचन से हटने का इशारा किया। मम्मी जी, मैं नाश्ता बनाने के बाद खाने की तैयारी करके चली जाऊंगी। अरे फिर कहाँ घूम पाओगी, जितनी देर करोगी मेला उठ जाएगा। जल्दी जाओ और अच्छे से घूम कर आओ, यह सब मैं देख लूँगी। मैं फटाफट कर लूँगी मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? तू भी बहस करने लगी अपनी जेठानी की तरह। चल हट, अब कैसी लड़की है, घूमने जाने को कह रही हूँ तो भी काम करने पर अड़ी है। ठीक है, पर आप खाने में मत लगिएगा, मैं आकर खाना कर लूँगी, मैं फटाफट सब कर लूँगी। वो मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हाँ तुम ही बनाना खाना, आकर अभी तो जा। उसे अजीब लग रहा था, भले अपने होते हुए सासू माँ से काम कैसे करवाए, लेकिन सासू माँ आज उसे किचन से बाहर करके ही मानी। अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि तुम लोगों के लिए 4 पराठे रोटी ना बना सकूं। अपने हाथ का नाश्ता तो तुम रोज करती हो, आज मेरे हाथ के पराठे सब्जी खाकर बताना कैसा बना है। वह जानती है सासू माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। वह किचन से बाहर आ गई, बड़े स्नेह से गूठे हाथे से
और वे बड़े स्नेह से गुठे हाथे से पराठे सेकने लगी तो पता नहीं क्यों उसकी आंखें भर आई। इसी स्नेह के लिए तो वो अब तक इतने बरस तरसती आई है। यूं लगा उसे जैसे किचन में सासू माँ नहीं बल्कि उसकी माँ खड़ी होकर पराठे सेक रही हैं। अब यहाँ खड़ी क्यों है, जाकर तैयार हो। उन्होंने उसे वहीं खड़े देखकर मीठी झिड़की दी तो वह अपने आंसू संभाले कमरे में आकर चुपचाप तैयार होने लगी। नाश्ते में आज उसे असीम तृप्ति का एहसास हो रहा था। उसकी सासू माँ सास की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह उन दोनों को साथ बिठाकर खिला रही थी। अचार भी लो, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। कहते हुए उन्होंने आम के अचार की बड़ी बड़ी फाँकें उसकी प्लेट में रख दी तो क्षणांश में ही अतीत के पन्ने खुलकर फड़फड़ाए और फिर बंद हो गए। तृप्ति के सागर में गोते लगाते वह इन लम्हों को पकड़ कर रख लेना चाहती थी सदा के लिए। तीनों ने साथ साथ नाश्ता किया। मम्मी जी आप चलिए ना, उसके इसरार पर वे बोली। ले अब मैं बुढ़ापे में मेले जाऊंगी, तुम बच्चे जाओ और मज़े करो। छुटकी को बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे झूले मिलेंगे वहाँ, उन्होंने बच्ची को दुलारते हुए कहा। मेले में जाने से पहले उसने बार बार कहा था कि वह आकर भोजन बना देगी। सासू माँ अब आराम करें। मेले में घूमने के बाद रजत उसे बाजार ले गया था। सासू माँ के कहे अनुसार उसने एक साड़ी अपने लिए ली तो एक सासू माँ के लिए भी अपनी ओर से ले ली। बच्ची की 2 ड्रेसेस लेकर वह घर आई तो देखा कि घर में खाना बनकर तैयार है। उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। सासू माँ का यह नायाब और अनोखा रूप देखकर वह अचंभित थी। इस बार सासू माँ का प्रेम देखकर वह निहाल थी। अगले दिन बाद उन्हें वापस जाना था, अतः उसने आज ही सासू माँ से अपने मन की बात कहने की सोची। उसने उनसे बहुत प्यार और मान से अपने साथ चलने और उनके साथ ही रहने के लिए कहा था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब सासू माँ ने साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। उसने रजत की ओर देखा। रजत ने भी बहुत मुनहार की, लेकिन सासू माँ नहीं मानी। तुम लोग यहाँ आए अच्छा लगा, जब मन करे तब आ जाया करो। सुभी ने बुलाया, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सासू माँ अपनी जिद की पक्की थी। बहुत मनाने के बावजूद वे उनके साथ आने को राजी नहीं हुई। उसे समझ नहीं आया कि सासू माँ उसके साथ जाना स्वीकार क्यों नहीं किया। अपने घर आने के बाद भी उसने जब तब काफ़ी कोशिशें की कि सासू माँ उनके यहाँ आ जाएं, पर सफल नहीं हुई। पहले तो सासू माँ जब तब आकर उनके यहाँ रहती थी, बल्कि लंबे समय तक रहती थी, पर अब जब से जेठ जेठानी जी उनसे अलग हुए तब से सासू माँ का आना कम हुआ और अब तो उन्होंने आने से ही मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया? उससे तो कहीं कोई गलती नहीं हो गई? वह अक्सर रजत से पूछती, पर रजत के पास भी इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। अलबत्ता अपनी माँ की फिक्र में उसके फेरे बार बार मम्मी के घर लगते रहते। सुबह की परीक्षा की डेट आ गई थी तो वह तैयारी में बिजी थी। इसके अलावा बच्ची की पढ़ाई की वजह से भी अब बार बार ससुराल नहीं जा पाती थी, इसलिए रजत अकेले ही जाता। इस बार जब वह लौटा तो काफ़ी अनमना और उदास था। उसने रजत की उदासी का कारण जानना चाहा तो वह बहुत मायूस स्वर में बताने लगी। मम्मी से कहा था अपने साथ आने को, पर उन्होंने फिर मना कर दिया। मैंने कारण जानने की जिद की तो जो कुछ उन्होंने कहा वह सब सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत दुख हो रहा है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? मुझसे नाराज़ हैं? नाराज़ नहीं है, कुछ बातें हैं जो उनके मन में गहरे बैठ गई हैं, वो निकल नहीं रही। आप खुलकर बताओ कि हुआ क्या है। अब क्या बताऊं? तुम्हें याद है ना, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हारी वजह से लंबे समय तक उनके पास जा नहीं पाया था। हाँ याद है, मैं चल नहीं पाती थी इसलिए आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, टूर पर भी नहीं। हाँ, तब एक दिन मम्मी को तेज़ बुखार हो आया था, हमें उन्होंने बताया नहीं था। उस समय उनकी बाई भी नहीं आ रही थी तो उनके खाने पीने की समस्या भी हो गई थी, इसलिए भैया उन्हें डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने घर ले गए थे। मम्मी वहाँ 2 दिन रुकी थी। उन्हें आराम और देखभाल की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन इस स्थिति में भी भाभी ने मम्मी का अपमान किया। क्या? उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, सुबह बहुत कुरेदने पर मम्मी ने ही बताया मुझे। भाभी उनका ध्यान पहले भी नहीं रखती थी, इस बार भी नहीं रख रही थी। मम्मी ने किसी बात पर भाभी को टोका तो भाभी ने पलटकर मम्मी को काफ़ी कुछ सुना डाला। कहा कि तुम्हारा नहीं खाती जो तुम्हारी बकवास सुनूं, मुझे सुबह मत समझ लेना, जो तुम्हारी हर अंट संट सुन लूँगी और सहन कर लूँगी। अपने आदमी का खाती हूँ और यह मेरा घर है, यहाँ मैं अपने हिसाब से रहूँगी। ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी छोटी बहू के यहाँ चली जाओ। इस पर मम्मी ने कहा कि सुबह तुमसे तो बेहतर ही है। तब भाभी ने मम्मी से यह कह दिया कि तुमने जो किया है उसके साथ अब तो वो भी गिन गिन कर तुमसे बदला न ले तो कहना।
हे रामछी, बदला लेने वाली बात कितनी निकृष्ट है। उसे बहुत बुरा लगा था यह सुनकर। बस यही बात है मम्मी, अब डरने लगी हैं। अब यदि वे यहाँ आई तो तुम भी उनका अपमान करने से चूकोगी नहीं। वे कह रही थी कि उन्हें एहसास है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने अति कर दी थी और आज इस बात का उन्हें अफसोस भी होता है। पर अब वे इसी बात से डरने लगी हैं कि अब तुम्हारा समय है और तुम उनसे बदला लोगी। वे बहुत स्वाभिमानी हैं, वे अकेले मर जाएंगी पर अब किसी के घर नहीं जाएंगी, इसलिए हमारे लाख मना करने पर भी वे नहीं आई। ओह, तो ये बात है। पर मैंने पूरे दिल से उन्हें बुलाना चाहा था, बदला लेने के लिए नहीं। वे आती तो मेरी बच्ची को भी दादी का प्यार मिलता रहता। जानती हो, पहली बार उन्होंने तुम्हारे लिए कहा कि भगवान सुभी जैसी बेटी सबको दे, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी माँ का इतना ख्याल रखा। जबकि एक मेरा बड़ा बेटा है जिसकी बीवी मेरा अपमान करती रही और वो चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। एक बार भी अपनी पत्नी को चुप कराने या डांटने की बजाय मुझे ही मेरे घर वापस छोड़ गया। सुबी हैरानी से सब सुने जा रही थी। सासू माँ के साथ इतना कुछ घटित हो गया, यह सब उसके लिए अप्रत्याशित था। अब समझी वो कि जेठानी जी क्यों दिवाली जैसे त्यौहार पर भी ससुराल नहीं आई। किसी और के कहने से मम्मी जी ने मेरे प्रति गंथी पाल ली कि मैं भी ऐसा करूँगी। काश वो एक बार यहाँ आ जाती, मैं उनकी सारी गलतफहमियाँ दूर कर देती। वो नहीं आएंगी, यह उनका अंतिम फैसला है। कितने क्षोभ से भर गई थी वह। उसको अब भी उसकी सास पहचान नहीं पाई थी। वह ऐसी तो नहीं कि किसी से बदला ले। बचपन से अब तक क्या क्या नहीं भुगता था उसने, पर वह क्षमाशील थी। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते वह सबको माफ़ करती गई। यह सच है कि ससुराल में जो कुछ भी उसके साथ हुआ या किया गया वह कभी भूल नहीं पाएगी। अब भी जब भी किसी रात वह बीते हुए समय को सोचती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। लेकिन फिर भी वह आशान्वित थी कि एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल जरूरी था सब कुछ भूलकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाना। पूरी शिद्दत से तैयारी करके उसने परीक्षा दी और 2 महीने बाद आए परिणाम ने उसकी तपस्या पूर्ण कर दी। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। उसने गणना की कट ऑफ से ऊपर ही स्कोर है, अतः उसका चयन की पूरी संभावनाएं हैं। इस बार तो उसे सासू माँ की बधाई भी मिली। वह बेहद खुश थी। अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी थी। महीने भर बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के बाद उसे चयनित होने की सूचना मिली। वह चयन का एक एक स्तर पार करती आगे बढ़ चुकी थी। नियुक्ति पत्र हाथ में लेते ही रजत चौंक गया। यह क्या, इतने अच्छे स्कोर के बावजूद तुम्हें अपने शहर में नियुक्ति नहीं मिली? मम्मी के शहर में मिली है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहली प्राथमिकता में अपना नहीं मम्मी के शहर का नाम लिखा था। क्या? पर क्यों? क्योंकि मम्मी जी ने कहीं और न जाने की शपथ ली है, इसलिए वे हमारे घर नहीं आ सकती। लेकिन मैं तो उनके घर जा सकती हूँ ना। मुझे अपनी ससुराल जाने से कौन रोक सकता है? उसने रजत की आंखों में झांका। पर यहाँ मैं और बेटी कैसे रहेंगे? थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक मम्मी जी मेरी ओर से मुतमईन नहीं हो जाती। बेटी का एडमिशन वहीं करवा देंगे, मम्मी जी को अकेला भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। रजत हैरानी से सुभी को देख रहा था। उसे आज सुभी पर गर्व हो रहा था, कितनी आसानी से उसने फैसला ले लिया। अगले दिन रजत और सुभी अपनी बेटी के साथ सासू माँ के शहर पहुँच चुके थे। सासू माँ उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई। जब उन्होंने रजत से पूछा कि सुभी की ज्वाइनिंग किस शहर में हुई है तो रजत ने उन्हें सारी बात बताई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सासू माँ ने रोते हुए कहा, नहीं सुभी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हारे साथ किए व्यवहार का मेरा यही प्रायश्चित उचित होगा कि मैं बुढ़ापे में अकेले घुट घुट कर मरूँ, मुझे कोई पूछने वाला न हो। सुभी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, गुनाहगार को सज़ा निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सज़ा का अधिकार तो जिसके साथ गुनाह हुआ होता है उसे मिलना चाहिए। और खुद से अलग करके तो आप मुझे ही सज़ा दे रहे हैं। मैं एक माँ को खो चुकी हूँ, अब दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती हूँ। इतना कहना ही था कि सासू माँ ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। भगवान ने शायद मुझे बेटी इसीलिए नहीं दी क्योंकि तू मेरी बेटी बनकर आने वाली थी। मैंने ही तेरी कद्र नहीं समझी, मुझे माफ़ कर दे।
तेरे ससुर जी की अनुभवी आंखें तेरे उदार हृदय को समझ चुकी थी। आज सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का बन गया था। अब सुभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। इस कहानी के सभी भागों को अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।